अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसे हमने इससे पहले कुछ वीडियो लेक्चर्स अपलोड करे हैं, आपने ध्यान से उस सब को पढ़ा होगा। जो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, इसके लिए आप कुछ नोटबुक्स मेंटेन करेंगे ताकि एग्जाम के टाइम वो लेक्चर नोटबुक जो है वो आपको काम आएगी। और हमने आपसे ये वादा करा है कि हम पूरा सिलेबस, जितना भी आप लोगों का सिलेबस है, वो हम कंप्लीट करके देंगे। इससे पहले मैंने आपको कुछ चीजें यहाँ पे पढ़ाए हैं। जैसे हमने कुछ चीजें इस तरह से पढ़े हैं। अगर क्लास 11th का हमने स्टार्ट किया है, जैसे आप सबको पता है कि हमने पहला यूनिट स्टार्ट करा है जिसमें हमने लिविंग वर्ल्ड की बात करी। जो लिविंग वर्ल्ड होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ लिविंग कंपोनेंट्स, इट इज कंपोज्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जो हमारी पूरी अर्थ है, ये पूरी अर्थ के ऊपर खाली लिविंग कंपोनेंट्स नहीं है, बल्कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी है। लेकिन बायोलॉजी की जहां हम बात करते हैं, वहां आप ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंसिडर करते हैं। और आपने इस लिविंग वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, लिविंग एंटिटीज के बारे में बात करनी है। और बच्चा, आपको पता है, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बस 4 कैरेक्टर्स आपसे डिस्कस करे हैं, जिसमें पहला कैरेक्टर था ग्रोथ, जिसमें दूसरा कैरेक्टर था रिप्रोडक्शन, जिसमें तीसरा कैरेक्टर था मेटाबॉलिज्म, एंड फोर्थ कैरेक्टर वाज सेल स्ट्रक्चर। अगर मैं आपको वही चीज थोड़ा 1 मिनट में रिवाइज कराऊं, ताकि आपको भी याद रहेगा कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा है, क्योंकि जो लेक्चर्स है, दीज लेक्चर्स मस्ट बी इंटरकनेक्टेड। ये इंटरकनेक्टेड होने चाहिए, तभी आपको सही से समझ आएगा, ताकि आपको कोई फर्क ना लगे ऑफलाइन क्लास में और ऑनलाइन क्लास में। तो जो 4 कैरेक्टर हमने स्टडी करे हैं, इसमें सबसे पहले आपने देखा ग्रोथ। ग्रोथ जो है, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म का साइज इंक्रीज होता है, चाहे सेल्स का नंबर इंक्रीज हो जाए, चाहे सेल का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, वो तो ऑलरेडी हमने बात करी है। इसके बाद रिप्रोडक्शन हमने देखा, उसमें एक्सेप्शंस है। म्यूल, हिनी, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो वो कैरेक्टर उनको नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ रिजेंबल कराता है। इसी तरह से हमारे पास मेटाबॉलिज्म की बात हमने करी है। मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। और बाद में हमने सेल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया, सेल कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात हमने करी है कि हमारे पास बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, वो सेल्स के बने हैं। चाहे बेटे एक सेल का बना हो या एक से ज्यादा सेल्स का ऑर्गेनिज्म बना हो, चाहे यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर हो, चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो तो सेल्स के ही बने हैं। इसीलिए हम कहते हैं ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ ईदर सिंगल सेल, ईदर मोर देन वन सेल, जिसको आप मल्टी सेल्युलर कहते हैं। चाहे यूनिसेल्युलर है, मल्टी सेल्युलर है, चाहे प्रोकैरियोट है, चाहे यूकैरियोट है, सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल्स के बने हैं। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन थी, दैट वाज वायरस। जो वायरस है वो अलग, उसके ऊपर अलग एक लेक्चर आपको मिलेगा, जिसमें हम वायरस की डिस्कवरी से लेके वायरस का पैथोलॉजिकल रोल, वायरस का स्ट्रक्चर, हर एक चीज, वायरस का जो डीएनए का कंपोजिशन, जिसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, पूरा स्ट्रक्चर जो है वायरस का कंपोजिशन, उस लेक्चर में हम वायरोलॉजी पढ़ेंगे। वो आगे थोड़ा सा जो ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम स्टार्ट करेंगे, उसी में हम वायरोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही। लेकिन आज यहाँ पे कुछ और चीजें हमें डिफाइन करने हैं, कुछ और चीजों को हम यहाँ पे बयान करना चाहते हैं, आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, क्या इनमें इतने ही कैरेक्टर थे? क्या लिविंग कंपोनेंट्स में ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड सेल स्ट्रक्चर ही था? नहीं, बल्कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बेटे कुछ और भी चीजें होते हैं, कुछ और भी फीचर्स होते हैं, कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आज हम बात
करेंगे। जैसे न्यूट्रिशन, जैसे आप सबको पता है न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को, फूड को ऑब्टेन करता है ताकि उसको एनर्जी मिले और उस एनर्जी की वजह से वो कोई वर्क डन कर सके। न्यूट्रिशन जो है ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है और इसी प्रोसेस की वजह से एक ऑर्गेनिज्म जो है बाकी लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे प्लांट हो, जो कोई भी लिविंग कंपोनेंट है इस धरती पे, चाहे जो हमने ऑलरेडी, मैंने आपको इससे पहले बोला था कि हमारे पास टोटल लिविंग कंपोनेंट्स है 1.5 टू 1.8 मिलियन लिविंग स्पीशीज है। जितनी भी लिविंग स्पीशीज अभी तक हमारे पास नोन स्पीशीज है या कोई अननोन स्पीशीज भी है, लिविंग, कोई लिविंग अननोन स्पीशीज है, लेकिन जितने हम नोन स्पीशीज की बात करेंगे, जो ये नोन स्पीशीज होते हैं, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं होगा जो कि न्यूट्रिशन के बगैर सरवाइव करेगा। हर एक ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करना है, फूड को कंज्यूम करना है, फूड को यूटिलाइज करना है ताकि वो जो फूड है उसकी लाइफ एक्टिविटीज को सपोर्ट कर सके, ताकि उस फूड की वजह से उस ऑर्गेनिज्म की मेंटेनेंस हो जाए, ताकि उस फूड की वजह से वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है या रिप्रोडक्शन करे। तो मैं कहूं न्यूट्रिशन एक फंडामेंटल प्रोसेस है जो हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारे पास जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है उनको न्यूट्रिशन की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब जो न्यूट्रिशन है ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी on the basis of which we can distinguish, we can differentiate between living and non-living components. हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बेटे डिफाइन कर सकते हैं। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे आप यहां देख सकते हैं, nutrition is a defining feature of all life as it is the fundamental process। ये एक fundamental process होता है by which organisms obtain and use food to support growth, ताकि एक organism की growth हो सके, ताकि एक organism उन nutrients का इस्तेमाल करे और maintenance हो जाए, reproduction कर सके। अगर सिंपल से एक बात है, एक ऑर्गेनिज्म के पास कोई स्टोर्ड फूड नहीं है, एक ऑर्गेनिज्म को हम नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्या उसकी ग्रोथ होगी? नहीं होगी। क्या वो मेंटेन कर पाएगा खुद को? नहीं कर पाएगा। क्या वो रिप्रोड्यूस कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब हम उसको नरिशमेंट ही नहीं देते, जब वो न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम ही नहीं करता है, तो रिप्रोड्यूस कहां का करेगा? इसी तरह से याद रखोगे, एंड ओवरऑल हेल्थ, द स्पेसिफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक यूज्ड टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसका मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग से अलग कर सकते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको न्यूट्रिशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। आप खुद देखो, आपके आसपास जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, क्या वो फोटोसिंथेसिस करते हैं? क्या उनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? क्या उनमें सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? नॉन लिविंग कंपोनेंट जो है, जहां आप उसको रखोगे वो कयामत के सुबह तक वही रहेगा। क्या आपको आज तक किसी नॉन लिविंग कंपोनेंट ने कहा है मुझे कोई नरिशमेंट की जरूरत है, मुझे किसी न्यूट्रिएंट की जरूरत है, मुझे प्रोटीन चाहिए, मुझे कोई खाना चाहिए? नहीं ना। इसीलिए हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इट इज अ डिफाइनिंग फीचर on the basis of which we can distinguish between living and non-living components। बेटे, हम लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को अगर आपने डिफरेंशिएट करना है, आप इस चीज को याद रखोगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। न्यूट्रिशन के बगैर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेटे जो है सरवाइव नहीं कर पाएंगे। फिर न्यूट्रिशन के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका जो न्यूट्रिशन का है, जो ऑटोट्रॉपिक होता है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपना खाना खुद ही प्रिपेयर करते हैं
किसी और ऑर्गेनिज्म पे, किसी और लिविंग कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं करते हैं। अगर हम दूसरा मोड है हमारे पास, दैट इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड होता है न्यूट्रिशन का जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं ताकि ये लोग जो है उनसे अपना फूड ऑब्टेन कर सके। इसी तरह से आप याद रखेंगे, वी हैव अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज मिक्सोट्रॉपिक। दैट इज मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉपिक मोड का मतलब क्या है? ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑटोट्रॉप भी होते हैं और ये कभी हेटेरोट्रॉप भी होते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑटोट्रॉपिक मोड के जरिए से भी अपना फूड ऑब्टेन करता है और जो कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जरिए से भी अपना फूड, अपने न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करता है। तो इस प्रोसेस को हम बेटे न्यूट्रिशन कहते हैं। आप क्या बोलोगे, क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? हाँ, इट इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्यों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? क्योंकि नॉन लिविंग कंपोनेंट जो है उनको न्यूट्रिशन की कोई जरूरत नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब तक न्यूट्रिशन नहीं होगा, जब तक वो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, तब तक वो सरवाइव नहीं करेंगे। इसलिए इस न्यूट्रिशन प्रोसेस को फंडामेंटल प्रोसेस कहा जाता है। आई होप आपको न्यूट्रिशन जो है ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा न्यूट्रिशन के रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे आपने इसको डिफाइन करना है, डिफरेंशिएट करना है। इस प्रॉपर्टी को लेके, प्रॉपर्टी के हवाले से आपको ये बताना है क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन के बगैर सरवाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है दे परफॉर्म न्यूट्रिशन, वाइल ए जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो कोई न्यूट्रिशन का प्रोसेस परफॉर्म नहीं करते हैं, न्यूट्रिशन की कोई जरूरत भी नहीं पड़ती है। इसके बाद हमारे पास और एक प्रॉपर्टी जो है, और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है, जो मोस्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, जिसका कोई भी डाउट नहीं है। मतलब बाकी जितने भी आपने कैरेक्टर देखे हैं वहां कोई ना कोई एक्सेप्शन आपको देखने को मिला है, लेकिन ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका कोई डाउट नहीं है, जिसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस प्रॉपर्टी को हम बेटे कॉन्शियसनेस कहते हैं, या सेंसिटिविटी कहते हैं, या रेस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। आप सेंसिटिविटी कहो, कॉन्शियसनेस कहो, या आप रेस्पॉन्सिवनेस कहो। आपको पता है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके पास एबिलिटी होती है कि वो एक कंडीशन को, हर एक फिजिकल फोर्स को, हर एक फिजिकल प्रॉपर्टी को रिस्पॉन्ड करेगा। यानी क्या रिस्पॉन्ड करेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा हाथ किसी गर्म ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, क्या हम उधर ही रखेंगे? नहीं, बल्कि हम बहुत जल्दी अपना हाथ हटा देते हैं। पर नॉन लिविंग कंपोनेंट जो है उसको गर्मी किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे के पास रखो, के नजदीक रखो, उसको फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उसको पानी में रखो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उसको नॉन लिविंग कंपोनेंट को कोई भी किसी भी कंडीशन में रखो, कोई भी फिजिकल फोर्स हो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जो रिस्पॉन्स देते हैं, हम अगर हमारा स्टिमुलस साउंड का होगा, हमारा लाइट का होगा, हीट का होगा, या किसी केमिकल का होगा, हम रेस्पॉन्स देते हैं। जो कोई भी स्टिमुलस हमें मिले, हम रेस्पॉन्स देते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम, किसी भी कंडीशन को आप रेस्पॉन्ड करते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सेंसिटिवनेस, या बोलेंगे कॉन्शियसनेस, या कहेंगे रेस्पॉन्सिवनेस। क्या हर एक ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स करता है? बिल्कुल, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पॉन्स करता है, वो रेस्पॉन्ड करेगा। लेकिन अब ये चीज डिपेंड करता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी जो रेस्पॉन्सिवनेस है वो रैपिड होता है, और कुछ जो है उनका जो रेस्पॉन्स देने का तरीका होता है, रेस्पॉन्ड करने का तरीका होता है, वो बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो होता है। जैसे प्लांट्स की अगर हम बात करें, आपने सुना होगा प्लांट जो है वो भी रेस्पॉन्ड करते हैं लाइट को। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा ट्रॉपिक मोमेंट्स। ट्रॉपिक मोमेंट्स ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहां प्लांट लाइट को रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे रूट जो है वो ग्रेविटी की ओर मूव करेंगे, तो उसका मतलब जो है रूट्स भी, प्लांट्स भी रेस्पॉन्स करते हैं, है कि नहीं? इसी तरह से, लेकिन प्लांट्स में जो रेस्पॉन्सिवनेस का प्रॉपर्टी है वो बहुत स्लो होता है एज कंपेयर टू एनिमल्स। एनिमल्स जो है इनमें क्यों रेस्पॉन्स, ये क्यों हर एक कंडीशन को बहुत कम टाइम में रेस्पॉन्ड करते हैं? क्योंकि
ह्यूमन के पास, एनिमल्स के पास एक सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड एज नर्वस सिस्टम। इसी नर्वस सिस्टम की वजह से हम लोग जो है बहुत जल्दी किसी भी कंडीशन को रेस्पॉन्ड करते हैं। यहां आप देख सकते हैं बेटे कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एबिलिटी है टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, लाइट हो, हीट हो, साउंड हो, केमिकल हो, हर एक कंडीशन को क्या करते हैं बेटे, रेस्पॉन्ड। रेस्पॉन्ड तो हम जरूर करते हैं ना, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इन्वायरमेंट को अपने तरीके से रेस्पॉन्ड करता है। जैसे रेस्पॉन्ड कैसे हम करेंगे, जैसे गर्मी होती है तो हम कॉटन के कपड़े यूजुअली पहनते हैं, जैसे विंटर होता है तो हम बहुत ज्यादा कपड़े पहनते हैं। ये तो रेस्पॉन्स है ना, मतलब जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस है जिस तरीके से वो आपको स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं उसके अगेंस्ट में रेस्पॉन्ड करते हो। इस प्रॉपर्टी को हम कॉन्शियसनेस और रेस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट होता है उसकी वजह से हमें किसी जगह हिट हो जाए, किसी जगह प्रिक हो जाए, हम क्या हाथ उधर ही रखेंगे? नहीं भाई, हम तो बहुत जल्दी अपना हाथ वहां से हटाएंगे। इसी चीज को तो हम रेस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू लाइट, प्लांट्स तो लाइट को रेस्पॉन्ड करते हैं, जहां से प्लांट को ज्यादा लाइट मिलेगी प्लांट तो वहां की ओर ही बैंड करेगा। ये तो रेस्पॉन्ड ही है ना, और क्या है, जहां से इनको लाइट मिलेगी, चाहे फिजिकल फोर्स हो या कोई और फिजिकल पैरामीटर हो या कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन हो, एक ऑर्गेनिज्म जो है उसके अगेंस्ट में या उसकी डायरेक्शन, चाहे सही डायरेक्शन हो, मतलब सेम डायरेक्शन में या अगेंस्ट डायरेक्शन में क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा। रेस्पॉन्ड तो हर एक ऑर्गेनिज्म करता ही करता है। रेस्पॉन्ड टू साउंड, टच, पेन। जो अगर फॉर एग्जांपल हमें किसी ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन होता है, दर्द होता है, हम तो फील करते हैं ना भाई, हम तो फील करते हैं। अगर हम फील नहीं करेंगे, मतलब फिर हम कैसे बोलेंगे कि हमें इस ऑर्गन में कोई इन्फ्लेमेशन है? तो हर एक चीज जो है ये भी हम फील करते हैं, पेन जो है ये भी फील करते हैं, जो साउंड है इसको भी हम सेंस करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको आवाज दी है, आप तो इस चीज का रेस्पॉन्ड, जब आपको कोई बुलाता है आप तो वापस जवाब देते हो ना, यही तो रेस्पॉन्ड है। अगर आपने रेस्पॉन्ड नहीं दिया तो आप में और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में कोई फर्क ही नहीं है। इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये एक खुसूसियत है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि हम लोग जो है, हम हर एक स्टिमुलस को, जो कोई भी हमें स्टिमुलाई मिले तो हम उसको रेस्पॉन्ड करते हैं। अब क्या है हमारे पास, एक्सेप्शन क्या है, नो नोन एक्सेप्शन, मोस्ट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सबसे अच्छा डिफाइनिंग फीचर है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनमें एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉन्शियसनेस। ये मोस्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ऑन बेसिस ऑफ विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम कोई नॉन लिविंग कंपोनेंट जो है, चाहे आप उसको बुला लो, चाहे उसको किसी हॉट ऑब्जेक्ट का हीट हीट हो, साउंड दे दो, कुछ भी करो, मारो वगैरह, तो नॉन लिविंग तो आपको कोई रेस्पॉन्ड करेगा नहीं। इसी तरह से अभी हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी है, इसमें एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बोला है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस आपको याद रखना है, इसको हम सेंसिटिविटीनेस भी कहते हैं, सेंसिटिवनेस कहते हैं, या इसको हम रेस्पॉन्सिवनेस भी कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास और एक प्रॉपर्टी है दैट इज मूवमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो प्रॉपर्टी है उसको हम मूवमेंट कहते हैं। मूवमेंट में क्या चीज है, यहाँ पे आप और एक बारी देखो, अगर हमारे पास ये यहाँ से कोई लाइट है तो जो ये प्लांट है, आप देखो इसने यहाँ की ओर मूव करा है, इसी चीज को तो हम रिस्पॉन्स बोलते हैं। जहां से इसको लाइट मिलती है ये प्लांट जो है उसी की डायरेक्शन में रिस्पॉन्स दिखाता है। हमारे पास और एक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिसके बेसिस पे हम लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को क्लासिफाई करते हैं। क्योंकि लिविंग वर्ल्ड की बात होती है, पहला कैरेक्टर आपने ग्रोथ देखा, इसी तरह से रिप्रोडक्शन देखा, मेटाबॉलिज्म देखा, सेल स्ट्रक्चर देखा, कॉन्शियसनेस देखा। हमारे पास और एक जो कैरेक्टर है दैट इज मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है, सिंपल वर्ड्स में आपको पता है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, इसको हम मूवमेंट कहते हैं। व्हेन अ बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड, जब एक बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन को, अपनी प्लेस को विद रेस्पेक्ट टाइम चेंज करता है, उस प्रॉपर्टी को हम मूवमेंट कहते हैं। क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? नहीं, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी जो है दे आल्सो मूव, दे आल्सो प्लेस देयर पोजीशन
दे आल्सो चेंज देयर पोजीशन। जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है वो अपनी प्लेस को चेंज करते हैं, दे चेंज देयर पोजीशन, दे चेंज देयर प्लेस। लेकिन यहाँ पे क्या चीज याद रखना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म शो मूवमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल। लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं, कुछ इंटरनल मूवमेंट्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल मूवमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स जो है, ये एक इंसान है, ये पॉइंट ए से चला जाता है पॉइंट बी तक, ये कौन सा मूवमेंट हुआ, ये एक्सटर्नल मूवमेंट हुआ। और इस एक्सटर्नल मूवमेंट में क्या चेंज हो गई, प्लेस चेंज हो गई, पहले वो इस प्लेस पे था और कुछ टाइम के बाद वो इधर पहुंच गया। क्या पूरी बॉडी लेके पहुंचा ना, या कुछ ही ऑर्गन, ये तो पूरी बॉडी लेके यहां पहुंच गया, इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, अपनी प्लेस को चेंज किया। इस वाले मूवमेंट को हम बेटे लोकोमोशन कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब है जब एक कंप्लीट इंडिविजुअल अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, दैट इज लोकोमोशन। लेकिन कंप्लीट इंडिविजुअल, क्या प्लांट्स मूवमेंट दिखाते हैं, क्या प्लांट्स लोकोमोशन करते हैं? मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कांट लोकोमोट, वो लोकोमोशन नहीं करते हैं, बट प्लांट्स तो मूवमेंट्स दिखाते हैं। प्लांट्स बेटे डिफरेंट तरह के मूवमेंट्स दिखाता है। जैसे आपने देखा होगा ग्रोथ मूवमेंट्स, ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट आपने सुना होगा। प्लांट्स भी बेटे मूवमेंट्स दिखाते हैं। जैसे अभी आपको मैंने बोला है कि जहां से प्लांट को लाइट मिलती है, ये वहां की ओर जो शूट पार्ट होता है वो लाइट की ओर बेंड होता है, जो रूट होता है वो ग्रेविटी की ओर मूव करेगा। तो इसका मतलब क्या है, प्लांट पार्ट जो है वो मूवमेंट दिखाते हैं, लेकिन मूवमेंट दिखाने को हम लोकोमोशन नहीं कहते हैं, क्योंकि कोई पार्ट, प्लांट इतना बड़ा है, हमारे पास एक बड़ा प्लांट है, उसका कोई लीव जो है वो किसी डायरेक्शन में मूव करेगा, उसको तो हम लोकोमोशन नहीं कहते हैं, क्योंकि वो एक प्लांट है। जहां एक कंप्लीट इंडिविजुअल एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, उसको हम लोकोमोशन कहते हैं। प्लांट्स लोकोमोशन दिखाते नहीं, प्लांट्स बेटे लोकोमोशन नहीं दिखाते हैं, लेकिन कुछ हमारे पास है यूनिसेलुलर एल्गी जो है, दे आर मोटाइल, दे कैन चेंज देयर प्लेस, दे कैन चेंज देयर पोजीशन, लाइक वी हैव क्लोरेला, वी हैव क्लेमाइडोमोनास। आगे हम उनकी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप याद रखोगे कि प्लांट्स भी मूवमेंट दिखाते हैं और एनिमल भी मूवमेंट दिखाता है। अगर हम इंटरनल और एक्सटर्नल की बात थी, एक्सटर्नल एक्सटर्नल मूवमेंट को हम लोकोमोशन कहते हैं। इंटरनल मूवमेंट क्या है, जैसे हमारी फूड पाइप है, उसका भी तो मूवमेंट होता है, वो भी तो मूवमेंट दिखाती है। हमारा बुलेट, वो भी तो, उसका भी तो फ्लो होता है, उसका भी तो सर्कुलेशन होता है, दैट इज आल्सो ए मूवमेंट। तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में क्या ऐसा कोई मूवमेंट होता है? नहीं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में ऐसा कोई मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन नॉन लिविंग कंपोनेंट जो है, दे कैन चेंज देयर पोजीशन, दे कैन चेंज देयर प्लेस। लेकिन वो अगर अपनी प्लेस को चेंज करेंगे, से फॉर एग्जांपल हमारे पास पोजीशन ए है, यहाँ पे एक गाड़ी है, कार है, इसको जाना है पॉइंट बी पे, क्या ये खुद जाएगी? नहीं बेटे, खुद नहीं जाएगी। इसको जाने के लिए सबसे पहले पेट्रोल की जरूरत है, फिर किसी बंदे की जरूरत है जो इसको ड्राइव करेगा, और पॉइंट बी तक जब ये गाड़ी आएगी, ये भी तो मूवमेंट हुआ, मतलब मैं मानता हूं, आई एग्री, ये भी मूवमेंट है, लेकिन इसको हम लोकोमोशन नहीं कहेंगे, इसको हम ऑटोनॉमस मूवमेंट नहीं कहेंगे, इट इज नोन एज इंड्यूस्ड मूवमेंट। इंड्यूस्ड मूवमेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट जो है, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मूवमेंट दिखाते हैं, वो ऑटोनॉमस मूवमेंट नहीं होता, वो खुद ही नहीं होता, बल्कि इस मूवमेंट को कराने के लिए किसी फोर्स की जरूरत पड़ती है, किसी शख्स की जरूरत पड़ती है, किसी एजेंसी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम इस मूवमेंट को, अगर आपको बोलेगा, कभी भी कोई भी शख्स बोलेगा आपको, क्या नॉन लिविंग सबस, क्या ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट कैन वी क्लासिफाई लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, आप कहना नहीं, मूवमेंट जो है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हम डिफाइन नहीं कर सकते। इट इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर, इट इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर बेटे। इसके बेसिस पे हम लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी मूवमेंट दिखाते हैं, लेकिन नॉन लिविंग कंपोनेंट जो मूवमेंट दिखाते हैं, दैट इज, वो एक अलग टाइप ऑफ मूवमेंट है, जिसको हम कहते हैं, जिस मूवमेंट को हम इंड्यूस्ड मूवमेंट कहते हैं। इंड्यूस्ड मूवमेंट का मतलब जिस, जो किसी भी बॉडी को, किसी भी नॉन लिविंग कंपोनेंट को मूव कराने के लिए किसी एजेंसी की जरूरत पड़ती है, किसी फोर्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर मुझे किसी जगह जाना है, मुझे किसी और बंदे की जरूरत नहीं है जो मुझे काइंड ऑफ फोर्स देगा, पुश करेगा, पुल करेगा, हिट करेगा किसी दूसरी जगह जाने के लिए। नहीं, मैं जहां चाहूंगा, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे जो लिम्ब्स है, they can move, I can move it
इजिली, है ना? मैं हर एक ऑर्गन, मतलब जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे ऑर्गन्स का मूवमेंट होता है। लेकिन जब हम लोकोमोशन की बात करेंगे, लोकोमोशन का मतलब जब एक कंप्लीट इंडिविजुअल अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। मूवमेंट का मतलब भी यही है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल कोई एक पार्ट मूवमेंट दिखाता, उसको मूवमेंट बोलेंगे। जब एक कंप्लीट इंडिविजुअल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, उसको लोकोमोशन कहते हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी मूवमेंट दिखाते हैं, लेकिन नॉन लिविंग कंपोनेंट जो मूवमेंट दिखाते हैं उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड मूवमेंट। तो इसके बेसिस पे हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी मूवमेंट दिखाते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी मूवमेंट दिखाते हैं। अगर एनिमल्स की बात करें, एनिमल जो मूवमेंट दिखाते हैं उसको यूजुअली लोकोमोशन कहते हैं। लोकोमोशन का मतलब है अपनी पोजीशन, अपनी प्लेस चेंज करना। लेकिन जब चेंज करे एक इंडिविजुअल, कंप्लीट इंडिविजुअल चेंज हो जाए। लेकिन अगर हमारे पास प्लांट है, इसका जो ये लीफ है, विंड आने की वजह से ये हिलता है ना? तो ये क्या, इस ये लोकोमोशन है? ये लोकोमोशन नहीं है। इसको हम बेटे क्या बोलते हैं? इसको हम मूवमेंट बोलते हैं। ये प्लांट्स में शुगर का ट्रांसलोकेशन होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है, चीज को हम मूवमेंट कह सकते हैं, लेकिन लोकोमोशन नहीं कहेंगे। जहां लोकोमोशन की बात है, वहां हम एनिमल्स को लोकोमोशन टर्म से रिप्रेजेंट कराते हैं। इसके बाद हम कुछ और चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा बेटे, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में लोकोमोशन होता है, लेकिन जब उन कंप्लीट इंडिविजुअल, जो कंप्लीट बॉडी है, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, दैट इज लोकोमोशन। इसके बाद अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में मूवमेंट होता है। कुछ प्लांट जो है, बहुत कम ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मोटाइल होते हैं, जो एक जगह से दूसरी, मतलब कंप्लीट प्लांट जो है वो उतने प्लांट नहीं होते, वो तो छोटे लोअर प्लांट्स उनको कहते हैं, एल्गी वगैरह, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन प्लांट्स में यूजुअली अगर प्लांट्स की बात करें, इनमें मूवमेंट्स होते हैं, लाइक ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, नॉस्टिक मूवमेंट होता है। ये किसी डायरेक्शन में, लाइक लाइट की डायरेक्शन में मूव करते हैं, ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव करते हैं, केमिकल की डायरेक्शन में अपना मूवमेंट दिखाते हैं, लेकिन लोकोमोशन नहीं दिखाते हैं। और अगर नॉन लिविंग कंपोनेंट की बात करें, नॉन लिविंग कंपोनेंट में जो बेटे मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को हमेशा याद रखना, उसको हम इंड्यूस्ड मूवमेंट कहते हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट दिखाते हैं, मूवमेंट दैट इज शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमस मूवमेंट। दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज बेटे ऑटोनॉमस मूवमेंट। तो आई होप इस चीज को आपने समझा होगा, और इन चीजों को बेटे याद रखना बहुत जरूरी है। ये कोई मजाक नहीं हो रहा है कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब बेसिक चीजें हैं। आपको ये बहुत इजी लगेगा, लेकिन जब कभी कोई पूछता है, फिर इंसान को पता ही नहीं होता है कि मुझे जवाब देना क्या है। इसलिए इन चीजों को ध्यान से दिमाग में रखो। मूवमेंट क्या है? मूवमेंट के दो टाइप्स है, ऑटोनॉमस है, इंड्यूस्ड है। ऑटोनॉमस तो लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाते हैं। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट की बात करें, अगर प्लांट एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जाता है, इसका मतलब प्लांट जो है, इसमें मूवमेंट होता है, अलबत्ता लोकोमोशन नहीं होता है। लोकोमोशन किन में होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स में ज्यादातर जो है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो है, उनमें लोकोमोशन होता है। कुछ सारे नहीं तो कुछ सीसाइल भी होते हैं, किसी चीज के साथ, किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच्ड रहते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द एनिमल जो है, उनमें लोकोमोशन होता है। तो लोकोमोशन इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट है। इसके बाद और एक लेकिन ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में भी मूवमेंट होता है, इंड्यूस्ड मूवमेंट ही सही, लेकिन मूवमेंट होता है। इसके बाद रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम, लोकोमोशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है बेटे, सॉरी, रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है, और इस प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बात करते हैं किसके बारे में? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, दे डू रेस्पायर। रेस्पायर होने का मतलब ये नहीं है कि हमने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, नहीं। रेस्पायर होने का मतलब, रेस्पिरेशन जो है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है। रेस्पिरेशन जो बेटे है, रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है, यहां पे आप याद रखोगे, रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है कि जहां पे इट इज एन एंजाइमेटिक कंट्रोल्ड कैटाबॉलिक प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स स्टेप वाइज ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड रिलीज एनर्जी। उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। मतलब रेस्पिरेशन का मतलब है एक ऐसी प्रोसेस जहां बेटे एनर्जी रिलीज होती है। आप मुझे बता दो, आपको लगता है कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा कि जिसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती होगी? कोई भी किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म कराने के लिए एनर्जी का रिलीज होना बहुत जरूरी है। जो हमारे पास, हम ह्यूमंस की बात करें,
हम में भी रेस्पिरेशन होता है, बैक्टीरिया में भी रेस्पिरेशन होता है, चाहे उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़े या नहीं पड़े, लेकिन रेस्पिरेशन तो हर एक ऑर्गेनिज्म करता है, क्योंकि उनको जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी किस प्रोसेस से मिलता है? रेस्पिरेशन से। इसका मतलब बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बीइंग तक, या बैक्टीरिया से लेके प्लांट तक, या बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है दे डू रेस्पायर। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करता है। रेस्पायर करने का ये मतलब नहीं है ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। रेस्पिरेशन का मतलब है ग्लूकोज की, हमारे सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होने के बाद क्या चीज रिलीज होगा? एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी की वजह से हम कोई भी वर्क डन कर पाते हैं। इस एनर्जी की वजह से हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगी। उसके लिए इस एनर्जी का होना जरूरी है। हमारे पास कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि रेस्पिरेशन के बगैर सरवाइव करेगा। हर एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करना है, चाहे वो ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट हो या नहीं हो। तो इसका मतलब है हमारे पास कुछ है एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स, उनके बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है वो ऑक्सीजन के बगैर होती है, उनके रेस्पिरेटरी गैस की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी उनको ब्रीदिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको ऑक्सीडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अलविदा। चलिए, आई होप जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये आपको समझ आया है। अभी नमाज का भी टाइम है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम, कल केमिस्ट्री का लेक्चर अपलोड होगा और परसों इंशाल्लाह फिर से बायोलॉजी का लेक्चर अपलोड होगा। लेकिन आप याद रखेंगे कि रेस्पिरेशन जो है इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, है ना? इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग के बीच में हम इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। चले बेटे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटे, अल्लाह हाफिज।